हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो है ये क्लास 12 के लिए चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स का पार्ट 3 है। इससे पहले भी मैं 2 वीडियोस डाल चुकी हूँ न्यूमेरिकल्स के, वेव ऑप्टिक्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस के पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसके अंदर हमने पार्ट 1 में 10.1 10.2 क्वेश्चंस कवर किए थे। होपफुली आपने वो वॉच किए होंगे, नहीं वॉच किए हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का भी लिंक डाल दूँगी, आप उसे वॉच कर सकते हैं। फिर सेकंड वीडियो था जिसके अंदर मैंने क्वेश्चंस कवर किए थे फ्रॉम 10.3 टू 10.6, यानी कि 10.3, 4 एंड 5। ठीक है, 5 तक क्वेश्चंस कवर किए थे, यहाँ से 6th कर रहे हैं। ठीक है, सो 10.6 से हम इसको फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। वेव ऑप्टिक्स का ये 3rd पार्ट है, पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 का डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, अदरवाइज आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी वॉच कर सकते हैं। और बेटे सबसे पहले ज़रूरी है इस वीडियो को देखने से पहले, इसके क्वेश्चंस करने से पहले कि आप प्रीवियस दोनों वीडियोस को वॉच करें, उनके क्वेश्चंस करें। सो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेवलेंथ 650 नैनोमीटर, दिस इज व्हाट लैम्डा 1, ये फर्स्ट वेवलेंथ है, एंड 520 नैनोमीटर, ये सेकेंड वेवलेंथ है। ठीक है, ये यूज़ कर रहे हैं हम टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। ऐसे नहीं है कि दोनों को साइड बाय साइड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, 2 अलग अलग वेवलेंथ, 2 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। सपोज करो एक बार हमने यूज़ किया लैम्डा 1, देन अगली बार यूज़ किया लैम्डा 2, लाइक दैट। ठीक है, तो क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे थर्ड ब्राइट फ्रिंज के बारे में बात कर रहा है, n=3, और दूसरा ब्राइट बैंड के बारे में बात कर रहा है। तो उसका डिस्टेंस निकालना है कौन से वाली वेवलेंथ के लिए, 650 नैनोमीटर। तो पहले तो ए पार्ट का सोल्यूशन देखिए। n क्या का है, नंबर जो ब्राइट बैंड का है, थर्ड ब्राइट बैंड। ब्राइट बैंड का डिस्टेंस जो होता है इंटरफेरेंस के अंदर क्या रहता है, x=n लैम्डा कैपिटल D अपॉन D, राइट। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है पोजीशन फॉर द ब्राइट बैंड के लिए, जिसमें n की वैल्यू 3 गिवन है और वेवलेंथ हमें मेंशन है, यानी कि फर्स्ट वाली वेवलेंथ, यानी कि जिसको दे रखा है कितना है, 650 नैनोमीटर। नैनो मतलब 10⁻⁹ मीटर के लिए हमें फाइंड करना है, पोजीशन फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो x कैलकुलेट करना है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो x की वैल्यू इधर सब्सिट्यूट कर देते हैं बेटे, वैल्यूज जो भी हैं। सो n की प्लेस पे 3, थर्ड वाला ब्राइट बैंड फाइंड करना है, वेवलेंथ 650 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर। d स्क्रीन का डिस्टेंस और स्लिट विड्थ। ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेज S1 S2 के बीच का डिस्टेंस दोनों मैंशनड है। स्मॉल d दे रखा है 2 मिलीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सेंटीमीटर में है, इसको भी मीटर में चेंज करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो कैपिटल D, स्क्रीन का डिस्टेंस देखिए 120 सेंटीमीटर है, तो मैं तो इसको यहीं पे कन्वर्ट कर देती हूँ 1.2 मीटर। ठीक है, सो इसको 100 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 1.2 मीटर अपॉन में देखिए क्या आ जाएगा, D है स्लिट विड्थ कितना दे रखा है, 2 मिलीमीटर, यानी कि 2 इंटू 10⁻³ अब रेस्ट इज कैलकुलेशन, इसको कैलकुलेट करेंगे 10⁻³ से ये 3 पार तो कैंसिल हो जाएंगे बेटे, 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ कि क्या आएगी, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, इसका आंसर आएगा 1.17 इंटू 10⁻³ मीटर, क्योंकि सारी कैलकुलेशन हमने मीटर में करी है। तो इसका आंसर मैंने फाइनली लिख दिया है। आप इसको प्रॉपरली कैलकुलेट करना, ठीक है, और कैलकुलेट करने के बाद मैच करना कि ये आंसर आ रहा है आपका या नहीं आ रहा है। सो ये आंसर आप कैलकुलेट करेंगे और खुद कैलकुलेट करना, डायरेक्ट आंसर बिल्कुल भी मत लिखना, पहले वीडियो को पूरा वॉच किया करो। ठीक है, उसके बाद अपने आप न्यूमेरिकल को ट्राई किया करो, राइट। सो वीडियो को वॉच करो फटाफट, और बेटे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, क्वेश्चन का बी पार्ट, दैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट बोर्ड पेपर्स में जब हम देखेंगे इसको, सो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी सारे हमें मिल जाएंगे, डिफरेंट बोर्ड पेपर्स में आए हुए हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं इसको। व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट बैंड ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड। वो कह रहा है डिस्टेंस कितना होना चाहिए, जिस पर्टिकुलर डिस्टेंस में, मिनिमम डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए जिस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे दोनों वेवलेंथ की वजह से ब्राइट बैंड की पोजीशन ही बने।
ठीक है। तो एक कंडीशन मैं यहाँ डायरेक्ट यूज़ कराऊंगी, इसको सेपरेटली मैं आपको प्रूव करा दूंगी एक बार वीडियो बना के कि ये कंडीशन कहाँ से आई, कि ऐसा कौन सा पर्टिकुलर फॉर्मूला है जहाँ पर जिस के लिए n निकाला जाता है, ऐसा कौन सा ब्राइट बैंड की पोजीशन आएगी जहाँ पे दोनों वेवलेंथ के लिए ब्राइट बैंड की ही फॉर्मेशन होगी। इसको यूज़ करेंगे तो उस पोजीशन पे इसकी वजह से भी ब्राइट बैंड ही बनेगा, और इसको यूज़ करेंगे इसका भी ब्राइट बैंड ही बनेगा, दोनों का ब्राइट बैंड बनेगा। सो क्या पोजीशन आएगी उसके लिए एक फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बता रही हूँ अभी आपको। एक बार मैं इसको डिटेल में इसकी कंप्लीट वीडियो बना के ये कॉन्सेप्ट भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी राइट नाउ आप डिटेल इसकी नहीं पढ़ पाएंगे, यहाँ पर डायरेक्ट मैं इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करा रही हूँ तो डायरेक्ट लगाऊंगी। ये कंडीशन लर्न कर लीजिए। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए कि दो वेवलेंथ गिवन हो आपको और पूछा जाए दोनों वेवलेंथ का पोजीशन पे, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ब्राइट बैंड ही कोइंसाइड करे, ठीक है, तो क्या कंडीशन आएगी इस वाले क्वेश्चन के लिए, सेकंड पार्ट के लिए। n इंटू लैम्डा 1 फर्स्ट वेवलेंथ इक्वल्स टू n प्लस 1 इंटू लैम्डा 2। तो पहले तो n निकालेंगे, कौन सा ऐसा नंबर आएगा। n इंटू लैम्डा 1 कितना है 650 नैनोमीटर 10 की पावर -9 इज इक्वल्स टू n प्लस 1 इंटू लैम्डा 2 कितना है 520 नैनोमीटर 10 की पावर -9। इससे 9 से 9 कैंसिल, -9 0 से 0 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यह आएगा 65n इज इक्वल्स टू 52n प्लस 52, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। सो 65n माइनस 52n इज इक्वल्स टू 52, ये आ गया आपके पास में। यहाँ पे आएगा 13n इज इक्वल्स टू 52 और n फाइंड कर लेंगे तो n कितना आ जाएगा आपके पास में 52 डिवाइडेड बाई 13, 52 डिवाइडेड बाई 13। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ गया। तो n की वैल्यू हमारे पास में 4 आ गई है, n की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने 4। अब हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो n जो है हमारे पास 4 आ गया है। सो x निकाल देंगे, x1 फर्स्ट वाली वेवलेंथ को लेकर n1 इंटू, देखो ब्राइट बैंड की पोजीशन के लिए पहले डिस्टेंस क्या बताया था, n लैम्डा d अपॉन d होता है। तो अगर इसको फर्स्ट वाली वेवलेंथ के लिए ही फाइंड कर रहे हो, x1 इज इक्वल्स टू n1 लैम्डा 1 d अपॉन d, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो x1 कितना आ जाएगा, n1 हमारे पास कितना आया है, दिस इज व्हाट n1, ठीक है। n1 कितना आया 4, राइट। सो फर्स्ट वाली वेवलेंथ के लिए निकाल लेंगे कितना आया 4, लैम्डा फर्स्ट वाली वेवलेंथ कितनी है 650, सो 650 नैनोमीटर 10 की पावर -9, d स्क्रीन का डिस्टेंस 1.2 मीटर, सो दिस इज 1.2 मीटर एंड स्मॉल d 2 मिलीमीटर है, मीटर में चेंज करोगे तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर -3। अब देखो यहाँ से तो ये डायरेक्ट ही कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स पावर भी कैंसिल हो जाएंगी, -3 से -9 कैंसिल आउट करके -6 बचेगा। सो इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डायरेक्ट, पहले तो अभी यहाँ पे कैंसिल आउट करके क्या आएगा, ये x1 आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 1.2 इंटू 650 इंटू 10 की पावर -6। इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, क्या पोजीशन आएगी, ये आएगा 1.56 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 1.56 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। इसको आप प्रॉपरली कैलकुलेट करना और कैलकुलेट करने के बाद में फिर अपने आप में इसको वीडियो को पूरा वॉच करो, अपने आप कैलकुलेट करना, आंसर मैच करना फिर यहाँ से कि सही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस स्क्रीनशॉट ले लिया, काम खत्म हो गया और हम न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं करें। बिकॉज बेटे अगर ऐसा काम करेंगे आप तो न्यूमेरिकल को कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, बिकॉज न्यूमेरिकल तभी सॉल्व होंगे जब प्रैक्टिस करोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं होंगे। एक चीज़ और बता रही हूँ, कुछ बुक्स में हो सकता है कि डिफरेंस स्मॉल डी और कैपिटल डी डिफरेंट गिवन हो, बिकॉज जब एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी के अंदर ये प्रिंटिंग मिस्टेक बोल सकते हैं, ना तो स्मॉल डी गिवन है ना ही कैपिटल डी गिवन है। तो स्मॉल डी स्लिट विड्थ और स्क्रीन डिस्टेंस एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। आप ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ से जो मैंने आपको बताई हैं वो क्वेश्चन में एनसीईआरटी में भी ऐड कर लेंगे। स्मॉल डी की वैल्यू भी एनसीईआरटी में 10.6 क्वेश्चन में लिख लेना 2 मिलीमीटर और स्क्रीन का डिस्टेंस भी लिख लेना 1.2 मीटर। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो है नहीं गिवन है एनसीईआरटी के अंदर, तो ये आपको लिख लेना है। बिकॉज बेटे अगर ये गिवन नहीं होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक बोल सकते हैं कि ये दोनों चीज़ गिवन होनी चाहिए लेकिन गिवन नहीं है। अगर ये डिफरेंट भी गिवन हो तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो गिवन हो आप उसकी अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। होपफुली मेरा कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है वो क्लियर हो रहा होगा। जो चीज़ मैं बता रही हूँ, एक ये फॉर्मूला है
ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसके लिए मैं एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगी आपके लिए, एक शॉर्ट वीडियो हो जाएगा कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब दोनों वेवलेंथ के लिए उसी पॉइंट पे जो सेम ब्राइट फ्रिंज है वो क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, सेम फ्रिंज जो है कोइंसाइड करेगा, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10.7, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे एक रीजनिंग भी कवर होती है कि अगर किसी एपरेटस को YDSC एपरेटस को पूरे को उठाकर एयर में से आप वाटर में इमर्स कर दें, डिप कर दें, तो जो फ्रिंज विड्थ होती है जो स्क्रीन पे हमें ऑब्टेन हो रही है उसके फ्रिंज विड्थ में क्या चेंज आता है। सो जो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, फ्रिंज विड्थ वाटर में डाल दोगे तो वाटर में जितनी एयर में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड हो जाएगी, इन शॉर्ट की डिक्रीज हो जाएगी। कितना, अगर वाटर की बात करें तो वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.33। सो इसका मतलब डिक्रीज हो जाएगी कितने टाइम्स, 1/1.33 टाइम्स, 1.33 से डिवाइड करना होगा। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर पूरे YDSC एपरेटस को उठाकर वाटर में इमर्ज कर देंगे तो फ्रिंज विड्थ जो है डिक्रीज हो जाती है। अभी यहाँ पर क्या पूछा है इसने, एंगुलर विड्थ दे रखा है, तो एंगुलर विड्थ क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। एंगुलर विड्थ एंगल की टर्म्स में दिस इज व्हाट लीनियर विड्थ अपॉन स्क्रीन डिस्टेंस होता है, और लीनियर विड्थ जो है बीटा, फ्रिंज विड्थ कितना आता है लैम्डा कैपिटल D अपॉन D। तो इसका मतलब एंगुलर विड्थ कितना आ जाएगा, बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d डिवाइडेड बाई कैपिटल D। कैपिटल D से कैपिटल D कैंसिल, तो एंगुलर विड्थ कितना आ जाएगा लैम्डा अपॉन D। सो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा प्रूफ करा दिया है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको रब कर रही हूँ और रब करके सीधा यही फॉर्मूला मैं अप्लाई कराऊंगी डायरेक्ट। तो मैं इसको रब कर देती हूँ यहाँ पर। अब न्यूमेरिकल में हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि क्या फॉर्मूला है हमारे पास, थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन D, ये फॉर्मूला है एंगुलर विड्थ का। तो अगर हमारे पास में एंगुलर विड्थ एयर में दे रखा है, कितना है मेंशन कर रखा है, एंगुलर विड्थ एयर में कितना है एंगल की टर्म्स में, दिस इज θ1 गिवन है, θ2 हमें फाइंड करना है। सो θ1 एंगुलर विड्थ कितना है 0.2 डिग्री, θ2 जो वाटर में डिप कर देंगे देन फाइंड करना है। वेवलेंथ एयर में λ1, एयर के अंदर वेवलेंथ कितना है चेक करिए बेटे, एयर के अंदर वेवलेंथ कितना मेंशन्ड है 600, यानी कि λ1 एयर के अंदर वेवलेंथ गिवन है 600 नैनोमीटर। ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मीडियम में वेवलेंथ कितना हो जाता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो इसका मतलब वाटर में जब डिप करेंगे तो λ2 जो सेकंड केस का वेवलेंथ आएगा λ2 कितना हो जाएगा, जितना एयर में है डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो λ2 भी फाइंड कर लिया। तो अगर मैं डिवाइड कर दूं सीधा θ1 अपॉन θ2 किसके कुल आएगा, सो λ1 अपॉन D अपॉन λ2 अपॉन D, D से D कैंसिल, स्लिट विड्थ सेम रहेगी, उठा के पूरे एपरेटस को बस वाटर में डाल दिया है तो D में कोई चेंज नहीं आएगा, वेवलेंथ चेंज जाएगी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, θ1 अपॉन θ2 इज इक्वल्स टू λ1 अपॉन λ2, राइट। सो θ1 अपॉन θ2 बाद में पुट करेंगे वैल्यू, λ1 एयर के अंदर वेवलेंथ मैंने लैम्डा से दिखा दिया है, ठीक है, और वाटर के अंदर वाटर में डिप कर दिया तो λ2 कितना हो गया, एयर में जितना था डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेटे यहाँ पे λ2 की वैल्यू पुट कर देंगे जितना एयर में था डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लैम्डा से लैम्डा भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, θ1 अपॉन θ2, θ1 अपॉन θ2 किसके इक्वल हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपसाइड में अपॉन 1, राइट। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, θ1 हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर कितना है 0.2 डिग्री, 0.2 θ1 θ2 फाइंड करना है इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3, ठीक है। सो वाटर के लिए दे रखा है म्यू की वैल्यू 4/3 ही रख दिया मैंने, कैलकुलेट कर लेंगे, θ2 को रेसिप्रोकेट कर दो इस रिजल्ट को, θ2 अपॉन 0.2 डिग्री किसके इक्वल है, ये भी रेसिप्रोकेट हो जाएगा 3/4। सो θ2 कितना आ जाएगा 3/4 इंटू 0.2, अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट होके फाइनल रिजल्ट आएगा 0.15 डिग्री। तो ये आपके पास आंसर आ गया, सेकंड केस का एंगुलर विड्थ आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था। एक दो चीज़ें हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट थी, एक तो ये वाला फॉर्मूला
ये आपको पता होना चाहिए कि जब एयर से उसको उठाकर पूरे एपरेटस को कहा है कि वाटर में डाल दिया है, डिप कर दिया है, तो वेवलेंथ जो एयर में है वो मीडियम वाटर में नहीं होगी, चेंज हो जाएगी। कितनी चेंज हो जाएगी वाटर में डालने पर, ये आपको पता होना चाहिए कि मीडियम के अंदर जो वेवलेंथ होती है वो किसके इक्वल होती है, जितनी एयर में है डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, सो जो एयर में है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करेंगे तो मीडियम की λ2 आ जाएगा। और सीधा क्वेश्चन का रेशो निकाल दिया है इसके अंदर θ1/θ2, जिसमें θ1 गिवन था, θ2 निकालना था। वेवलेंथ एयर में हमने क्या लेट कर ली, लैम्डा, तो वाटर के अंदर कितनी हो गई, λ/μ। वेवलेंथ से वेवलेंथ कैंसिल हो जाएगा, सो म्यू अपॉन से अपसाइड में पहुंच जाएगा, यहाँ आ गया, वैल्यू पुट करी, कैलकुलेशन आ गई। तो बेटे सबसे पहले तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सिंपल है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन योरसेल्फ। बोला है मैंने, अपने आप सॉल्व करिए, डू इट फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बैठता है बस ये। व्हाट इज द ब्रिस्टर्स एंगल, ब्रिस्टर्स एंगल का अदर नेम क्या होता है, पोलराइजिंग एंगल। व्हाट इज द पोलराइजिंग एंगल फॉर एयर टू ग्लास ट्रांजिशन, लाइट एयर से ग्लास में जा रही है। सो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ब्रिस्टर्स लॉ। क्या होता है ब्रिस्टर्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होता है, टेंजेंट ऑफ द पोलराइजिंग एंगल। सो ब्रिस्टर्स लॉ क्या पढ़ते हैं आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल है, टेंजेंट ऑफ द पोलराइजिंग एंगल। ध्यान रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है आपको कितना है, 1.5 क्वेश्चन के अंदर, और 10 IP के इक्वल है। पोलराइजिंग एंगल फाइंड करना है, सो IP पोलराइजिंग एंगल कितना आ जाएगा, 10 इनवर्स 1.5। अब 10 के अंदर 1.5 कौन से एंगल की वैल्यू होती है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसी को यहीं पे लीव कर सकते हैं इन्वर्स में ही। तो यहीं पर आप लीव कर देंगे इन्वर्स के अंदर। जैसे 1 होता तो आपको पता रहता है कि 10 के अंदर 145 डिग्री की वैल्यू होती है, तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन और पोलराइजिंग एंगल 45 आ जाता। लेकिन नहीं पता है कि 1.5 क्या है, तो यहीं पे लीव कर देंगे। मैं डायरेक्ट बता रही हूँ आपको कि यहाँ पर पोलराइजिंग एंगल क्या आएगा, 1.5 10 में कौन से एंगल की वैल्यू होती है, 56.3 डिग्री। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। सो डायरेक्ट था, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, 2 स्टेप का ये क्वेश्चन है, सोल्यूशन इसका। जल्दी से वीडियो पॉज करिए एंड टेक द स्क्रीनशॉट। वीडियो को पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10.9। अब चेक करिए, रीड करते हैं क्वेश्चन को, क्या कहा है इसने, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉन्ग। तो ये वेवलेंथ गिवन है, कितना है 5000 A0। इसको सही यूनिट में चेंज करेंगे, सो ये आ जाएगा हमारे पास में 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, राइट। ये वेवलेंथ लाइट की इंसिडेंट हो रही है। व्हाट आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। देखो रिफ्रैक्टेड पूछते तो वेवलेंथ जो है चेंज हो जाती है एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट जाती है, लेकिन बेटे वो रिफ्लेक्टेड लाइट के बारे में बात कर रहा है, तो यानी कि वेवलेंथ फॉर द रिफ्लेक्टेड लाइट सेम रहेगी। फॉर द रिफ्लेक्टेड लाइट वेवलेंथ विल रिमेन द सेम, जो इंसिडेंट है वही रहेगी, यानी कि 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसको आप 3 बार रिड्यूस करना चाहें तो 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये आ जाएगा आपके पास में आंसर। ठीक है, नहीं तो आप वो भी लिख सकते हैं सीधा डायरेक्ट 5000 एंगस्ट्रॉन्ग ही रहेगा। देन फ्रीक्वेंसी भी पूछा है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, देन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, म्यू इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा। सिंपल कैलकुलेशन है इसकी। फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, स्पीड ऑफ लाइट आप जानते हैं 3 इंटू 10⁸, और वेवलेंथ कितनी है यहाँ चेक कर सकते हैं, 5000 इंटू 10⁻⁻10 गिवन है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे और फ्रीक्वेंसी हमारे पास कैलकुलेट होने के बाद में आएगी बेटे, कैलकुलेट करने के बाद में 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज़। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आप देख सकते हैं जो वेवलेंथ गिवन थी और रिफ्लेक्टेड वाले पार्ट के लिए पूछ रहे हैं, जब मीडियम चेंज ही नहीं हो रहा है तो वेवलेंथ तो सेम रहेगी। तो हमने सीधा लिख दिया फॉर द रिफ्लेक्टेड लाइट जो वेवलेंथ है वो सेम रहेगी जितनी इंसिडेंट वेवलेंथ है। लेकिन बेटे अगर मीडियम चेंज करके दे दें इसको कि भाई रिफ्रैक्टेड लाइट के बारे में बात कर रहे हो, तो फिर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वेवलेंथ यानी मीडियम कितना हो जाएगा, जितना लाइट की स्पीड वेवलेंथ एयर में है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे। सो लैम्डा एम यानी मीडियम में कितनी हो जाएगी, वेवलेंथ लैम्डा अपॉन म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
फ्रीक्वेंसी सिंपली निकल जाएगी, म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, और रिफ्रैक्टेड वाली लाइट के लिए भी सेम रहेगी, क्योंकि ये ओनली फैक्टर है जो चेंज नहीं होता। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, स्पीड चेंज हो जाती है, ओनली फैक्टर है जो चेंज नहीं होता, दैट इज फ्रीक्वेंसी। वीडियो को पॉज करिए एंड टेक द स्क्रीनशॉट। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट क्या है, फॉर वॉट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे। वो कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर इसको बी पार्ट कंसिडर कर लें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए ताकि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल होना चाहिए इंसिडेंट रे के, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये इंसिडेंट रे है, दिस इज इंसिडेंट रे, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, एंड दिस इज व्हाट रिफ्लेक्टेड रे। तो कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्वेश्चन मार्क। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें बताना है जब इंसिडेंट रे, दिस इज व्हाट इंसिडेंट रे एंड दिस इज व्हाट रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट रे है और ये दोनों के बीच में एंगल 90 हो जाए, नॉर्मल हो जाए। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल हो जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए। हम जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से कि एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते हैं, तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड एंगल आई किसके इक्वल होता है, एंगल आर। और इसने हमें क्या कहा है, दोनों एंगल का सम जो है 90 है, तो उसका मतलब हमें गिवन है कंडीशन एंगल आई प्लस आर इज इक्वल्स टू 90, और एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ भी आई लिख देंगे, आई प्लस आई दैट इज कितना हो जाएगा 90, ट्वाइस ऑफ आई इज इक्वल्स टू 90 एंड आई इज इक्वल्स टू 90/2, यानी कि कितना हो गया 45। सो दैट मीन्स 45 एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 आएगा, तभी तो कहेंगे ये भी 45 हो गया बेटे, ये भी 45, और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल कितना हो गया 90, नॉर्मल हो जाएंगे दोनों। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा पार्ट था ये सेकेंड पार्ट में एक तरह से बस ये समझ लीजिए न्यूमेरिकल तो क्या बोलेंगे इसको, रीजनिंग दे रखी है। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन है, डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी, डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन मैंने कैलकुलेट करा दिया है। सो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, 10.10 नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के वीडियो में। एस्टिमेट द डिस्टेंस फॉर विच रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रॉक्सीमेशन। रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रॉक्सीमेशन का मतलब क्या है, फ्रेस्नेल डिस्टेंस। ठीक है, तो आपसे फ्रेस्नेल डिस्टेंस पूछा है, जिसको हम ZF से भी दिखाते हैं, ठीक है, और DF से भी दिखाते हैं। फ्रेस्नेल डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस जिसके बाद से रे डिफ्रैक्शन शो करना शुरू करता है, यानी कि जिसके बाद से रे के अंदर डाइवर्जन आना शुरू हो जाता है, दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं फ्रेस्नेल डिस्टेंस। सो बेटे फ्रेस्नेल डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फ्रेस्नेल डिस्टेंस क्या रहता है, अपर्चर का स्क्वायर अपॉन वेवलेंथ। सो फ्रेस्नेल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, अपर्चर का स्क्वायर, अपर्चर देखिए कितना गिवन है 4 mm, यानी कि अपर्चर दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर 4 मिलीमीटर, चेंज कर लेंगे 4 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, एंड वेवलेंथ गिवन है 400 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो फ्रेस्नेल डिस्टेंस निकल जाएगा 4 × 10⁻³ का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन वेवलेंथ कितना है हमारे पास 400 नैनोमीटर, ध्यान रखना 400 10⁻⁹। बेटे इसको कैलकुलेट करोगे तो फ्रेस्नेल डिस्टेंस जो निकल के आएगा अप टू विच रे ऑप्टिक्स वैलिड है, वहाँ तक हम रे की फॉर्म में ले सकते हैं। उसके आगे डाइवर्जन शुरू हो जाता है, डिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, बेंडिंग होने लगती है रे की, तो बेटे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करके आएगा 40 मीटर। ठीक है, तो ये 40 मीटर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट। होपफुली आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो को पूरा वॉच करके देन उसके बाद में ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स योरसेल्फ। और यही सही तरीका होता है न्यूमेरिकल्स को करने का कि एक बार आपने वॉच कर लिया उसके बाद में अपने आप ट्राई करिए। ठीक है,